हेलो दोस्तों। तो ये क्लास हिंदी के विकास की कथा है, पूरी की पूरी गाथा है। कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, कौन सी बोलियां कैसे शामिल हुई, कैसे हम हिंदी तक पहुंचे, आधुनिक हिंदी तक का हमारा क्या सफर है। इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें। इसमें मैं बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपके पेपर में बहुत काम आएंगी। तब आप मुझे याद जरूर करना। आइए चलिए आज की क्लास शुरू करें। बात करते हैं हिंदी के विकास की। आज का क्लास हिंदी का विकास लेकर आपके लिए आया है। अगर हम शुरू करते हैं तो भारत में जो सबसे पहली जाति आई उसका नाम आर्य है और आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य जो हैं वो 1500 ईसा पूर्व के लगभग हमारे देश में आए और उन्होंने यहाँ पर सब कुछ विकसित किया, भाषा विकसित की, खेती विकसित की, रहने का तरीका ढूंढा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आपको देखने को उनके लिए मिल जाएंगी। हम लोग भी आर्य ही कहलाते हैं और ये देश आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। आर्यों ने जिस देश को घेरा, जिस जगह पर वो रहे, उस जगह को आर्य आवर्त यानी आर्यों के द्वारा घेरा हुआ माना जाता है। आर्य यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व में आए और उन्होंने जिन भाषाओं का प्रयोग किया उसकी यात्रा से लेकर आज तक की यात्रा ही आधुनिक हिंदी तक आपको पहुंचाएगी। ध्यान से सुनिएगा। मेरा इच्छा है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठें, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बात करें अगर आर्यों की, तो आर्य यहाँ पर आए और उन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया जिसका नाम पड़ा दोस्त संस्कृत। कौन सी भाषा का प्रयोग किया दोस्त? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत भाषा को भी दो भागों में दोस्त बांटा गया है। पहली संस्कृत का नाम वैदिक संस्कृत है और दूसरी संस्कृत का नाम लौकिक संस्कृत है। वह संस्कृत जो वेद पुराणों में लिखी गई अत्यंत कठिन संस्कृत, जिसको कुछ ही लोग पढ़ पाए, पुत्र जन पढ़ पाए, ब्राह्मण जन पढ़ पाए, वह वैदिक संस्कृत हुई। जो आम जनमानस की भाषा रही वह लौकिक संस्कृत रही। हिंदी सभी कोई बोलता है, हिंदी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोलता है, हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोलता है। जिस प्रकार से आप और हम हिंदी का उच्चारण कर पाते हैं या विद्वान जन उच्चारण कर पाते हैं उसको वैदिक हिंदी बोला जाता है। जो आम जनमानस के लोग हैं वो लौकिक हिंदी का प्रयोग करते हैं। संस्कृत का भी यही हाल रहा कि वैदिक से लौकिक की ओर बढ़ गई, सभी ने उसका प्रयोग किया, पर लिखने वाले, वेद पुराण लिखने वाले या गीता में जो लिखा गया वह संस्कृत आप पढ़िए, वह वैदिक संस्कृत है, वह अत्यंत ही क्लिष्ट और कठोर है। संस्कृत के बाद जो भाषा लोगों के बीच तक पहुंची उसको ले जाने का काम भगवान बुद्ध ने किया, महात्मा बुद्ध ने किया, जो सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा को पूरा कर गए और उन्होंने एक नई भाषा को जन्म दिया जिसका नाम पाली पड़ा। तो पहली भाषा संस्कृत है दोस्त और दूसरी भाषा पाली है, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा बोली गई और महात्मा बुद्ध ने लोगों के लिए उसका प्रयोग किया। अपने उपदेश भी उन्होंने पाली भाषा में ही दिए, उन्होंने सभी के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। बुद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में ही लिखे गए। पाली के बाद बहुत ही कठिनतापूर्ण भाषा की वजह से महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के भगवान हैं या हमारे भी भगवान माने, महावीर स्वामी के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसका नाम दोस्त प्राकृत पड़ा। प्राकृत का मतलब गलतियों से सीखना होता है। लोग संस्कृत नहीं लिख पाए तो पाली लिखना सीखने लगे, पाली भी नहीं लिख पाए तो प्राकृत लिखना सीखा। प्राकृत से ही सब कुछ उदय हुआ, प्राकृतिक चीजें ही उदय करती हैं। महावीर स्वामी ने बड़ी कृपा की हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग करवाया। प्राकृत भाषा के बाद जो भाषा आएगी वह भाषा अपभ्रंश के नाम से जानी जाएगी। जो अपभ्रंश भाषा है यही बोलियों का वर्गीकरण है, यहीं से बोलियों का उदय होगा और बहुत सारी जो बोलियां आपके भारत में बोली जाती हैं वह इसी भाषा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। अपभ्रंश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अपभ्रंश भाषा का जो कालखंड है वह 500 से 1000 ईस्वी के मध्य है। लगभग 500 सालों तक जिस भाषा का प्रयोग किया गया, 500 सालों तक देश इस चीज को लेकर चलता रहा और उसी का नाम अपभ्रंश पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करने वाले बहुत सारे कवि हुए हैं। अपभ्रंश भाषा के व्याकरणाचार्य जो हैं, अपभ्रंश भाषा के जो व्याकरणाचार्य हैं, वैसे तो वैयाकरणाचार्य लिखना चाहिए था, वैयाकरणाचार्य मुझे लिखना चाहिए, पर मैंने व्याकरणाचार्य भी लिखा है ताकि आपको आसानी रहे। अपभ्रंश भाषा के पहले वैयाकरणाचार्य हेमचंद्र भगवान हैं, यानी हेमचंद्र कवि हुए। मैं भगवान इसलिए बोला उनको
क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश जैसी भाषा में व्याकरण की रचना की और व्याकरण को आगे लेकर वो गए। स्वयंभू नाम के भी एक कवि हुए हैं जिन्होंने पौमचरित यानी राम का चरित्र भी लिखा। पौमचरित ये रचना बहुत बार दोस्त पूछी गई है। इसको लिखने वाले का नाम स्वयंभू है। इनके बारे में बस इतना ही पता है कि इनका नाम स्वयंभू है, खुद से जन्मे खुद ही सीखा। पौमचरित यानी रामचरित्र की उन्होंने रचना की। अपभ्रंश भाषा, आइए अपभ्रंश भाषा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश क्या है और अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, क्या क्या आपको अपभ्रंश में पढ़ना होगा। आपको बहुत सारी बोलियों की भी जानकारी यहां से हो जाएगी और आपको याद करने की ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, ताकि बड़ी आसानी से आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और अपने लक्ष्य की ओर आगे भी बढ़ पाएं। अगर बात करते हैं अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश टूटी फूटी बोलियों से बनने वाली भाषा का नाम है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जैसा कि बताया कि अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी के मध्य चलने वाली, लगभग 500 सालों तक चलने वाली एक भाषा है जो बोलियों को लेकर चलती रही। बात करते हैं सबसे पहले अपभ्रंश की, तो सबसे पहले अपभ्रंश का नाम सौरसेनी अपभ्रंश पड़ेगा। दोस्त कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश को ही हम पश्चिमी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश को ही हम दोस्त पश्चिमी हिंदी के नाम से जानते हैं। इसमें काफी बोलियां आती हैं जो पूछी जाती हैं और बहुत सारी बोलियों का वर्गीकरण है। याद करने की बहुत ही सरल एक ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाती है तो आपको बोलियां याद हो जाएंगी। सबसे पहले लिखा कान के खड़ी बुंदेली। कान के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। कान के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। ये लाइन याद कर लीजिए। पढ़ने में पहली बार अटपटी लग सकती है, पर याद करने के बाद आपको इससे बहुत सारी बोलियां याद हो जाएंगी। इसके बाद दोस्त एक भाषा इसमें जुड़ेगी जो सबसे ज्यादा बोलियों का मिश्रण रही, राजस्थानी, और जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, गुजराती। राजस्थान और गुजरात पहले एक ही क्षेत्र सौराष्ट्र के नाम से जाना गया, जब अलग हुए तो बोलियां तो अलग अलग सब जगह की हैं। कान के से अगर हम बात करते हैं तो कन्नौजी बनती है, याद रखिएगा। सबसे पहली बोली इसकी कन्नौजी है। दूसरी बोली दोस्त खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। दूसरी बोली को हम लोग खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। खड़ी बोली को ही दोस्त कौरवी बोली भी कहा जाता है। जब भी तुमसे पूछे कि कौरवी किसका नाम है, तो खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कौरवी भी है। बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, महोबा, बीना, बबीना में बोली जाने वाली बोली बुंदेली ही है। मथुरा में बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा है। हरि से दोस्त हरियाणवी आपको याद रखना है। हरि से आपको हरियाणवी याद रखना है। राजस्थानी की बात करते हैं तो पहली बोली है मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र की। मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी और हड़ौती, ये 5 बोलियां आपको याद रखनी है। ये राजस्थान की बोलियां हैं। तो याद रखो दोस्त, सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ट्रिक्स आपको याद रखने में बड़ी सरलता रहेगी। कान के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। कान के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। राजस्थानी गुजराती आपको 2 नाम याद रखने पड़ेंगे। कान के से बनेगा कन्नौजी, खड़ी से बनेगा खड़ी बोली जिसका दूसरा नाम कौरवी भी है। खड़ी बोली के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं वो भी खड़ी बोली ही है। बुंदेली बुंदेलखंड की भाषा है। जैसे हम लोग बोलते हैं इतर उतर या इताएं उताएं या इते उते, ऐसे शब्द जो हैं वो बुंदेली में आपको देखने को मिलते हैं। ब्रजभान ब्रजभाषा, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा, वृंदावन, वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो ब्रज भाषा है, जहां लल्ला शब्द का यूज बच्चे के लिए किया जाता है। हरियाणवी, हरी से हरियाणवी बनता है। बुंदेली ब्रजभाषा हरियाणवी। राजस्थानी में आपको 5 बोलियां याद रखनी होती हैं। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, हड़ौती। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, हड़ौती। उसके बाद गुजरात की भाषा गुजराती या गुजरात की बोली गुजराती। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये सौरसेनी अपभ्रंश हो गया। सौरसेनी अपभ्रंश मतलब पश्चिमी हिंदी। सबसे ज्यादा बोलियां इसमें हैं और सबसे ज्यादा पूछी भी जाती हैं।
अगर पश्चिमी हिंदी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको दूसरी हिंदी पढ़नी होगी या दूसरा अपभ्रंश भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो अपभ्रंश है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है दोस्त? मागधी अपभ्रंश। तो जो मागधी अपभ्रंश है वो कौन सी हिंदी कहलाता है? वो आपको पूर्वी हिंदी के रूप में देखने को मिलेगा। वो आपको कौन सा अर्धमागधी अपभ्रंश जो है वो पूर्वी हिंदी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी हिंदी, मागधी नहीं दोस्त, अर्धमागधी। मागधी तो बिहार चले जाएंगे। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। याद करने की बहुत सरल ट्रिक है, A+B+C। ये ट्रिक आप याद रखिए, आपको अर्धमागधी की बोलियां याद रहेंगी। A+B+C। ए का मतलब है अवधि, बी का मतलब है बघेली और सी का मतलब है छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो तीन बोलियां हैं ये अर्धमागधी अपभ्रंश में आती हैं दोस्त। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी से संबंधित बोली नहीं है या पूर्वी हिंदी से संबंधित बोली है। तो नहीं है में कुछ भी आपको दे सकता है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां भी दे सकता है, और है में अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये अर्धमागधी अपभ्रंश है, इसको पूर्वी हिंदी के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा अपभ्रंश है दोस्त? अर्धमागधी अपभ्रंश। इसको कौन सी हिंदी के नाम से जानते हैं? पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं। ट्रिक क्या है? ABC, अवधि, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। इसके बाद एक और अपभ्रंश आएगा दोस्त, उसका नाम होगा मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश होगा? मागधी अपभ्रंश। मागधी जो अपभ्रंश है वो जो हिंदी को सबसे पहले राजकीय भाषा, स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देने वाला राज्य बिहार में मागधी अपभ्रंश बोला गया। बिहार, जहां के सीएम नीतीश कुमार हैं इस समय, जिन्होंने हिंदी को सबसे पहला दर्जा दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। मागधी अपभ्रंश भी वहीं से आता है। इसमें अगर आप देखें तो मगही, मैथिली तथा भोजपुरी तीन बोलियां प्रसिद्ध हैं और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मगही, मैथिली तथा भोजपुरी बहुत ज्यादा फेमस बोलियां हैं। भोजपुरी में आजकल आपको गाने खूब सुनने को मिलते हैं, लोग पसंद भी करते हैं भोजपुरी को बहुत ज्यादा। ये भोजपुर ग्राम से आई बोली है। कौन से ग्राम से आई है? भोजपुर ग्राम से, इसीलिए इसका नाम भोजपुरी रखा गया है। इसके पहले मगही है और फिर मैथिली है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी है और मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी के नाम से जाना जाता है। ट्रिक बनाने को मैं बना सकता हूं MMB, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं BMM, जैसे भी आप याद रखना चाहें। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बोलियां अवश्य याद रखें। इन बोलियों से बहुत बड़ा उद्धार होने वाला है आपका। ये सारी बोलियां ही पेपरों में बार बार देखने को मिलती हैं, लोग परेशान होते हैं, आंसर नहीं कर पाते हैं वहां पर, और उनको वीडियोस भी ऐसे नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से ये बोलियां उनको एक बार में याद हो जाएं। टिप्स से मैंने याद कराने का आपको प्रयास किया है दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। सबसे पहली हमने आपको पढ़ाई पश्चिमी हिंदी, जिसमें कन्नौजी, कानकी, खड़ी बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली। कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, उसके बाद कौन सी थी याद करिए आप? हरियाणवी, फिर राजस्थानी और फिर गुजराती। राजस्थान में 5 आपको मैंने बताई। भोजपुरी राजस्थान में 5 बताई मैंने आपको। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, 5 बोलियां। उसके बाद पूर्वी हिंदी हम लोगों ने पढ़ी ABC, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद मागधी हिंदी हम लोगों ने पढ़ी, बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये मूलतः बोलियां हैं जो बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में, उसको मैं जरूर बनाता हूं। बोलियां तो बहुत सारी हैं। ब्राचड़ अपभ्रंश को भी हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। लहंगा बोली जिसमें आती है, पंजाबी जिसमें आती है। आप इतना याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा, आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे। अपभ्रंश को यहां तक रखते हैं, अपभ्रंश के आगे पढ़ना जरूरी है। अपभ्रंश के जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो अब अपभ्रंश के बाद आने वाली जो भाषा है या जो अपभ्रंश के बाद आने वाला कालखंड है, वो संक्रमणकालीन भाषा के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। वो हमारे देश में 200 सालों तक रहा है और विद्यापति नाम के कवि उसी से प्रसिद्ध हुए। अपभ्रंश के बाद सबसे पहले मैंने संस्कृत को लिखा था, उसके बाद मैंने पाली को लिखा था, उसके बाद मैंने प्राकृत को लिखा था, उसके बाद मैंने अपभ्रंश को आपको पढ़ाया और उसके बाद आने वाली भाषा जो है उसका नाम है अवहट्ट। कौन सी भाषा पढ़ेंगे अब हम लोग? अवहट्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्त अवहट्ट की,
तो अवहट्ट 900 से 1100 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। इसको संक्रमणकालीन भाषा कहा गया है। कौन सी भाषा कहा गया है? इसको संक्रमणकालीन भाषा का दर्जा भी दिया गया है, या फिर इसको परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। चूंकि यह अपभ्रंश से ही विकसित हुआ है, इसलिए इसको संक्रमणकालीन भाषा या परवर्ती अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। ये 900 से 1100 तक चलने वाला है और इसको संक्रमणकालीन भाषा हम लोग कहते हैं। अवहट्ट के लिए कवि प्रसिद्ध हैं, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यापति कौन से कवि हैं दोस्त? विद्यापति महान कवि। कहां के रहने वाले हैं दोस्त? बिहार के रहने वाले। विद्यापति कहां के रहने वाले हैं? बिहार के। विद्यापति की रचनाएं बहुत बार पूछी गई, तो रचनाएं याद करने की एक ट्रिक है। 3 रचनाएं हैं, पद, लता और पताका। आप 3 शब्द याद रखिए, आपको विद्यापति की रचनाएं याद हो जाएगी। पद से बनता है पदावली। विद्यापति की पदावली बहुत ज्यादा फेमस रचना है जो बिहारी में है। लता से बनता है कीर्ति लता। लता से क्या बनता है? कीर्ति लता। और पताका से बनता है कीर्ति पताका। तो तीनों याद हो जाएंगी, या फिर आप नाम याद रख सकते हैं तो कोई परेशानी ही नहीं है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापीठ की पदावली। 3 नाम है बेटा, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापीठ की पदावली। ये बिहार के रहने वाले कवि हैं, ये अवहट्ट से ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो अवहट्ट के बाद जब हम पढ़ेंगे तो उसका नाम होगा आधुनिक हिंदी। कौन सी हिंदी होगी अब? आधुनिक हिंदी। ये हिंदी का साहित्य है जो आप पढ़ रहे हैं। बहुत कम वीडियोस आपको इसकी देखने को मिलेंगी। जो लोग मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं वो शायद जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो आज जान रहे हैं कि अवहट्ट 900 से 1100 तक चली। संक्रमणकालीन भाषा या परवर्ती अपभ्रंश के नाम से उसको जाना गया। विद्यापति महान कवि हैं इस भाषा के, जिन्होंने बिहार में जन्मे हैं। जो पदलता पताका उनकी रचनाएं हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापीठ की पदावली उनकी रचना है। इसको आप अवश्य स्क्रीनशॉट रख लें, ये काम जरूर आएगा। दोस्त इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा आधुनिक हिंदी। इसके बाद जो कुछ भी आप देखोगे वो आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आएगा। आधुनिक हिंदी के पिता जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधुनिक हिंदी के बाद ही आपको युगों का वर्गीकरण देखने को मिलेगा, और उसके पहले आप कालों में चले जाओगे और कालों का वर्गीकरण भी आप देख सकते हो। तो 4 प्रकार के दोस्त काल हुए हिंदी में। 4 प्रकार के कालों को हम लोग देखते हैं। जैसे पहले का नाम था आदिकाल, दूसरे का नाम है भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल, और तीसरे काल का नाम है दोस्त रीति काल। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और जो चौथा आप देखते हैं उसका नाम है आधुनिक काल। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ये कालों का वर्गीकरण है। हिंदी में व्याकरण में आपको ये देखने को साहित्य में आपको ये देखने को मिलता है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल राजाओं का काल था। भक्ति काल 4 भागों में बट गया, सगुण निर्गुण ऐसी 2 शाखाएं। उसके बाद रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। रीति काल रीतियों में बंधकर रह गया, और आधुनिक काल हिंदी को आगे बढ़ा गया। आधुनिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक काल की जो जनक हैं उनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक काल के जो जनक हैं उनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। मात्र 35 सालों के जीवन में उन्होंने अपना इतना बड़ा काम किया है कि आज तक उनको पढ़ा जा रहा है। 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको खड़ी बोली का पिता भी कहा जाता है। वो खड़ी बोली के जनक भी हैं। खड़ी बोली के जनक भी उनको कहा जाता है। उनको पुनर्जागरण काल का जनक भी कहा जाता है। उनको पुनर्जागरण काल का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद की वीडियो में आप पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल क्या है। उसके बाद हम आधुनिक काल के युगों का वर्गीकरण कर देंगे। इसके बाद की वीडियो में आपको वो सब देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को जरूर देखते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।